नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो डेली स्वाइक का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडियन रूल बिगन इन पाकिस्तान, टाटा एवरी टाटा इज एवरीवेयर इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया भाई? चलिए भाई देखते हैं ऐसा क्या हो गया कि टाटा पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। लस्सी भाई। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिया की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हो या फिर असेंबलिंग होती हो? कोई कभी कोई किसी कंपनी का नाम सुना हो? क्या पता आपको इस तरह की? पाकिस्तान से साल्ट जाता है, यहाँ से पहाड़ों से यहाँ से होता है और वो राह जाता है, फिर पैकिंग होके तो वो आगे बिकता है यूरोप वगैरह में पिंक हिमालयन साल्ट के नाम से। इसके अलावा पाकिस्तान का जो राइस है वो बाहर इंडियन राइस के नाम से ही बिकता है। ये दो चीज़ें हैं आई थिंक। मैंने इंडिया की बात की है। इंडिया की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती हो या असेंबलिंग करती हो? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई कंपनी नहीं हो। या मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं कि कोई इंडिया की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, टाटा कंपनी का नाम सुना आपने? हाँ जी। महिंद्रा का नाम सुना? जी। टाटा कंपनी पाकिस्तान के अंदर पता क्या बनाती है? डाइवो बसेस का पता? डाइवो बसेस का, जी जी। जो डाइवो बसेस हैं, जो डाइवो कंपनी है बेसिकली वो टाटा कंपनी है। डाइवो तो कोरियन कंपनी है आई थिंक। कोरिया से उन्होंने 2001 में या 2002 में खरीदी है। 2002 में खरीदी, उसके बाद अभी तक जो असेंबलिंग होती है वो पाकिस्तान के अंदर ही होती है। जिस डाइवो बसों में हम बैठकर यहाँ से रावलपिंडी से मरी जाते हैं, मरी से कश्मीर जाते हैं, वो बेसिकली इंडियन बसें हैं। दाइवू तो हमारे यहाँ भी थी और शायद बंद हो गई। दाइवू की कारें अब हमारे यहाँ नहीं बनती हैं, बहुत पहले बंद हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि आज 10 साल हो गए, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। दर्शक मुझे बताइएगा। दाइवू मोटर्स यहाँ पे थी, बट उसका प्लांट भी था यहाँ पे। यहाँ पे कारें बनती थी, शायद इधर ग्रेटर नोएडा में ही कहीं पे इसका प्लांट था। और मुझे लगता है कि वो बंद हो गई कंपनी, अब उसकी कारें नहीं आती क्योंकि उसकी कारें बिकी नहीं, बहुत ज़्यादा चली नहीं। बताइएगा आप लोग मुझे। तो शायद उसे ही टाटा ने खरीद लिया था। अच्छा, मेरे नॉलेज में नहीं था ये चीज़। क्या कहना चाहिए? सरप्राइजिंग है, ये अवेयरनेस है। सरप्राइजिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में एक इंडियन कंपनी इस तरह काम कर रही है और इस तरह होना चाहिए। यहाँ पे और भी कंपनीज़ को यहाँ पे आना चाहिए और हमारी कंपनीज़ को भी वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए ताकि हमारे जो रीजन के लोग हैं उनको आसानी हो। यही मैं कहना चाहूँगा। तो पहले नहीं पता था आपको कि डाइवो कंपनी जो टाटा कंपनी, मुझे नहीं पता था। डाइवो टाटा कंपनी आपको पता है कि दुनिया के ऊपर लीड कर रही है इस टाइम? टाटा कंपनी की गाड़ियां, टाटा कंपनी की सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहे हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। आप देखेंगे पाकिस्तान की कोई बड़ी कंपनी का नाम बता दे कि जो कि हम चीजें एक्सपोर्ट करते हो मैन्युफैक्चर करके। पाकिस्तान में जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह सियालकोट में जो स्पोर्टिंग गुड्स हैं, फुटबॉल वगैरह, वो भी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इस मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को नॉलेज नहीं है, वो बस एक सुन लेते हैं कि जी सबसे ज़्यादा हम करते हैं सर्जिकल चीज़ें, आप इक्विपमेंट्स करते हो। इंडिया के बारे में सुना है कि इंडिया के मेडिकल एक्सपोर्ट्स कितने हैं इंस्ट्रूमेंट्स के? आपको आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है मेडिकल एक्सपोर्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल सर्जिकल चीज़ें कितनी ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता उसके आगे। दूसरी बात आपने की कि सियालकोट से स्पोर्ट्स का बहुत हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपको आइडिया भी नहीं है इंडिया पता है स्पोर्ट्स गुड में कितना ज्यादा, कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अरे भैया पहले अपना नाम किसी एक स्टैंडर्ड पे तो पहुंचाओ। जी बहुत होता है, बहुत होता है। कितना होता है जी? बहुत होता है जी। अरे किसी नंबर पे आते होंगे, टॉप 5 में होंगे, टॉप 10 में होंगे, वो तो नहीं पता जी, लेकिन बहुत होता है। और रही बात आपने कही कि हिमालयन पिंक सॉल्ट और पाकिस्तानी चावल, आप जाकर जरा पढ़िए, गूगल करिए। इंडिया सॉल्ट प्रोडक्शन में, दुनिया प्रोडक्शन में, एक्सपोर्टर में नहीं कह रहा मैं कि आपको लगेगा कि हमारे यहां से लेकर दूसरी जगह पे बेच देते हैं। प्रोडक्शन में जो चीज हमारे यहां होती है, सॉल्ट प्रोडक्शन में टॉप 3 में आता है दुनिया में। चावल के प्रोडक्शन में वो भी टॉप 3 में आता है दुनिया में। प्रोडक्शन में टॉप 3 या टॉप 5 में आता है चावल के प्रोडक्शन में। एक्सपोर्ट का तो दिखाऊंगा ही नहीं आपको, वो जाके आप खुद सर्च कर लेना, तब पता चल जाएगा आपको। किस दुनिया में है सर आप लोग, किस दुनिया में? के अलावा जो हमारा जो किट्स वगैरह हो गई फुटबॉल प्लेयर्स की, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा बनती हैं सियालकोट में। बस यही चीज़ें हैं, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ है जो हमारी ज़्यादा बाहर जाती हो। और अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्कों की, तो पता है कि सबसे ज्यादा क्या चीज वो एक्सपोर्ट करते हैं?
इंडिया में इस टाइम मेरे ख्याल में जो कार्स वगैरह की है वो कोई दूसरे तीसरे नंबर पे है आई थिंक। इसके अलावा एग्रीकल्चरल वो अपना काफ़ी ज़्यादा करते हैं, गंदम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी तो उनके खैर पाबंदी लग गई है ये यूक्रेन की वार की वजह से, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इंडियन की। इसके अलावा चाइना हमारे साथ है, उसका तो आपको हर किसी को पता है कि उसकी तो सारा कुछ ही उन्हीं का ही है। इसके अलावा हमारे साथ ईरान है, ईरान पे वैसे सैंक्शंस हैं लेकिन उनके पास चूँकि पेट्रोल ज़्यादा है तो वो भी अपना गुजारा अच्छा कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे साथ क्या है आप बताओ ना यार, साथ क्या होता है? साथ वाली कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है जी, हमारा फायदा उसमें है क्या? अबे अपना बताओ ना भाई, आप क्या कर रहे हो? अफगानिस्तान है तो उसका ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। जिस तरह से अभी आपने बात की कि गाड़ियों के एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपने एक्यूरेट बताया। मैं आपको बताना चाहूँगा महिंद्रा और टाटा कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं इटली के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, कोरिया के अंदर, वो सारी गाड़ियाँ एसयूवी के तौर पर इस्तेमाल होती है, पुलिस एंड आर्मी की गाड़ियों के तौर पर। आप बताएं कि पाकिस्तान के कितना बड़ा अलमिया है, अभी तक कोई भी एक भी पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं मैन्युफैक्चर हुई कि हुई है। मेरे तो इलम में नहीं है, अगर आपके इलम में कोई है तो बताइएगा कि जिस तरह से इंडिया दुनिया को बीट कर रहा है, अमेरिका को बीट कर रहा है, जापान को बीट कर रहा है गाड़ी मैन्युफैक्चर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्या हम आने वाले टाइम्स के अंदर किसी एक भी कंट्री को बीट कर पाएंगे इस सारे रीजन के अंदर? हमारे यहाँ कोई भी चीज़ लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती। हमारे यहाँ इस तरह होता है कि हम लोग पार्ट्स मंगवा लेते हैं, यहाँ पे असेंबलिंग करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसी तरह अगर हम चलते रहे तो हम कोई फ्यूचर में हम किसी दुनिया पे हमारा कोई नाम होगा या हम कहीं आ सकते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ चेंज करना पड़ेंगी, हमें चीज़ें यहाँ पे लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी। जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम नहीं इस तरह आगे जा सकते आई थिंक। तो जिस तरह से हमारे पड़ोसी, अभी अफगानिस्तान ने भी अपनी एक स्पोर्ट कार बनाई थी, आपने सुनी? स्पोर्ट कार बनाई और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया अफगानिस्तान ने। क्या हमारे बीच में इतनी पावर नहीं है? क्या हम इतने अच्छे दिमाग नहीं रखते? क्या वजूहत है कि हम दुनिया की रेस में इस टाइम अगर इकोनॉमी के तौर पर देखा जाए तो हमें कोई भी कंट्री अपनी आंखों के नीचे रखता ही नहीं है? वो कहते हैं इकोनॉमी वाकई में हमारी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल पर जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, इकोनॉमी कैसे बूस्ट होती है दुनिया की और हमारी क्यों नहीं हुई? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने अफगानिस्तान वाली कार की बात की वो बेसिकली मेड इन अफगानिस्तान कार नहीं है। उसमें भी इसी तरह यह है कि कोई टोयोटा का उसके अंदर इंजन है और उसकी बॉडी उन्होंने बना दी है, वो भी किसी यूरोपियन कार की नकल करके। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्होंने एक बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। इसके अलावा जो हम हैं, हमें पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम हर चीज़ बाहर से मंगवा लें और उसको एक आसान सा जुगाड़ करके तो उसका बना के यहाँ पे दे दें लोगों को। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस भी आनी चाहिए कि आप वो चीज़ें जो हम यहाँ पाकिस्तान में ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप घरेलू मतलब जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जैसे सोप हो गया, शैम्पूज हो गया, हमें पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ बनती है। जब तक हम अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जब हमें पता नहीं होगा कि ये चीज़ हमारे मुल्क की है, हम इसको लें, तो फिर ही एक चीज़ आएगी। जब छोटी छोटी चीज़ों से हमने तरक्की करनी है, फिर हमने बड़ी चीज़ों की तरफ जाना है। अरे भैया, तो उस क्वालिटी की तो बनाओगे। अगर मुझे 10 रुपए में वो चीज़ जो पाकिस्तानी है और 10 रुपए में जो चीज़ इंडियन है या किसी भी दूसरे देश की है वो बेटर मिलेगी, तो मैं क्यों 10 रुपए अपने पाकिस्तानी सामान पे खर्च करूंगा? आप लोग चंदी चोरी करते हो ना। क्वालिटी अच्छी बनाओ। अब उसके बाद आपका बहाना आ जाएगा बिजली महंगी है तो सरकार सपोर्ट नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो बैठे रहो चुपचाप, इंपोर्ट करो, खाओ, मजे करो। फिर क्या चिल्ला रहे? अगर हम ये सोचें कि डायरेक्ट हमने गाड़ियाँ बना लेनी है तो इस तरह नहीं होता। पहले आप छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू करें, एक माहौल लाएं मुल्क के अंदर कि जी ये चीज़ें हम लोकली बना सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो फिर हम बड़ी चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। क्या हम किसी भी सेक्टर के अंदर मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नज़र घुमाइएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, क्या हम इंडिया को बीट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर? आप अगर नज़र घुमा के मुझे बता सकें तो मेरी ऑडियंस की थोड़ी गाइडेंस हो जाएगी। इंडिया को हमारा किसी ज़माने में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के, और अब तो हमारा अपना ही पूरा नहीं होता। गंदम का बहरान हम आपके सबके सामने है। सामने ही है। अबे तो जब बच्चे पैदा करोगे 8-8, 10-10, 4-4 शादियां करोगे, बच्चे पैदा करोगे, तो उनके रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। हाउसिंग सोसाइटीज बना तो दी, वो क्या सड़क पर रहेंगे आपके बच्चे? या उनको रहने के लिए घर चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए? सड़क पे तो नहीं रख दोगे ना बच्चों को। तो पहले बच्चे पैदा करने पर कंट्रोल करो भाई, फिर बात बताना। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। बच्चे भी पैदा कर लो और घर भी ना बने, हाउसिंग सोसाइटीज भी ना बने, कहां जाएंगे लोग? ये कहां रहेंगे? कभी तो अकल लगाओ यार। ये मुल्क के क्या हालात है गंदम के लिए?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बताइए कि कौन से सेक्टर में हम बीट कर सकते हैं इंडिया को। हम जिस तरह अब हमारा राइस जाता है बाहर, काफ़ी अच्छा राइस है और वो मेड इन इंडिया के तौर पर ही वहाँ पे सेल होता है, तो हम इंडिया के पास जाता कहाँ से है, ये सवाल हर कोई यहाँ पर पाकिस्तानी कहता है कि नमक भी जाता है और राइस भी जाता है। तो बताइएगा कि ट्रेड तो बंद है दोनों मुल्कों की आपसी, ट्रेड बंद है, तो ये ट्रेड चावल जाते कहाँ से हैं, ये नमक जाता कहाँ से, थोड़ा सा बताइएगा क्लियर। देखिए ना, जो ट्रेड बंद है वो पाकिस्तान और इंडिया की बिल्कुल बंद नहीं है। एक तो ये है कि ये बॉर्डर से नहीं करते, ये इस तरह करते हैं कि यहाँ से कई चीज़ें पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान में आती हैं, वो इस तरह होता है कि यहाँ से दुबई चली जाती हैं, इंडिया से दुबई से इधर आ जाती हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान से जानी होती हैं वो यहाँ से दुबई होके जाके वहाँ की उनकी पैकिंग होके तो वो इस तरह भी हो जाती हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि जो टमाटर और प्याज आप खा रहे हैं, जो दुबई के रास्ते इंडियन टमाटर और प्याज आपके यहां जा रहे हैं, तो उस पर हम दावा ठोक देना कि हमारा सामान आप कर रहे हो, हमारा सामान आप ले रहे हो। फ्री में दिए हैं क्या हमने? या आप चावल या अगर वो चीज आ रही है पिंक सॉल्ट, अगर दुबई के रास्ते आ रही है, वो फ्री में आ रही है क्या? फ्री में आ रही है? आपने ऐसे ही दे दिया, ले जाओ भाई इंडियंस हो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बिजनेस करो, ले जाओ। या इंडियंस ने पैसे देके खरीदे होंगे? और जाके जरा पता तो करो यार, राइस प्रोडक्शन में हम कहाँ हैं, आप कहाँ हो, सॉल्ट प्रोडक्शन में हम कहाँ हैं, आप कहाँ हो, कुछ तो पढ़ लो भाई। दूसरी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए चीज़ों की, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इंप्रूव होनी है, एकदम तो नहीं हो सकती। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी तरह से आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। मेरी ऑडियंस को भी आपके ये हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। इस्लाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद आसिफ याद। क्या करते हो आप? मैं सीएसएस कर रहा हूँ। बहुत आला यार, सीएसएस करने वाले स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, तो आप बहुत अच्छे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे यार। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि मैन्युफैक्चर किसी भी कंट्री के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है, क्या करती हैं, कुछ करती हैं, क्या पता है आपको इस बारे में? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट वो ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी कंट्री में डॉलर आएगा और हमें हमारे जो से हैं कंट्री जो से हमारे ये हुक्मरान हैं, इनको चाहिए कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर वर्क करे और एक्सपोर्ट पर वर्क करे। और एक्सपोर्ट तब होगी अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारे अपनी कंट्री में होगी, और अगर एक्सपोर्ट होगी तो इसका मतलब ये है कि डॉलर्स आएंगे और आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी। सही हो गया। क्या लगता है आपको कि हमारे रिलेशंस एज अ पाकिस्तानी, अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी, कौन से पड़ोसी के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं जिसे आप कहोगे कि यार इसके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं? आप चाइना के अलावा बताइएगा। इस टाइम जो है चाइना के साथ भी मतलब कि वो तो हिसाब किताब नहीं है, किसी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। और क्योंकि हर कंट्री इस टाइम ये है कि जहाँ पर उसको मफाद नज़र आ रहा है वो सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि जो पाकिस्तान को इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जैसे कि एक सऊदी अरब ने वादा किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, लेकिन उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की, एफडीआई नहीं की उन्होंने। और अभी अगर वो कर देते तो हम शायद ये कह सकते कि सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और दुबई ने भी कहा था, उन्होंने भी नहीं की, बल्कि उन्होंने इवन के इंडिया में कर दी है। और हमें उन्होंने कहा था गालबन $6 बिलियन या $10 बिलियन का, लेकिन इंडिया में $50 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। सही कह रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो है ताल्लुकात अभी बहुत अच्छे नहीं है, जिसे हम बहुत अच्छे कह सकते हैं। बस ये है कि गुजारा चल रहा है। कितना ज़रूरी है कि किसी भी पड़ोसी के साथ आप लगा लें कि ताल्लुकात बेहतर करने? अगर अफगानिस्तान की बात करूं, क्या हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं? अगर मैं बात करूं ईरान की, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, क्या हमारे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं? किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे होना कितना ज़रूरी है आज के टाइम के अंदर? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर मैं घुमा फिरा कर आपसे बात करूं तो इंडिया के साथ ताल्लुकात होना कितना बेहतर है, कितना ज़रूरी है आज के टाइम के अंदर? वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है और हम मैशत में किसी भी लाइन में नहीं आते। हमने आज़ादी क्यों ली थी, इंडिया से अलग क्यों हुए थे? थोड़ा इसको डिफाइन कीजिए। वो असल में जो सा ये यहाँ पर इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि जो से हमारे मुल्क के जितने भी ये लीडर्स आते हैं, हमारे हों या उनके हों, इंडिया के हों, वो ये है कि सबसे पहले वो बात ये करते हैं कि हमें पाकिस्तान से हमने आगे जाना है, और ये कहते हैं हमने इंडिया से हमने आगे जाना है। अगर हम नहीं कहते भाई पाकिस्तान से हमें आगे जाना है। पाकिस्तान से हम 1947 में भी आगे थे, 1990 में भी आगे थे और आज भी आगे हैं। ओवरऑल जब आप सिनेरियो देखोगे ना, तो इंडिया हमेशा पाकिस्तान से आगे ही रहा है, पाकिस्तान से नीचे कभी नहीं रहा है। ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं। तब भी हमारी इकोनॉमी आपसे बेहतर थी, तब भी हमारे पास बड़ी जीडीपी थी, तब भी हमारा जो
जो इंस्टीट्यूशन थे वो सारे आगे जा रहे थे, आपकी तरह नहीं थे कि माशाल्लाह लग रहे हैं, कू हो रहा है, डिक्टेटरशिप चल रही है। और हम सोचते भी नहीं पाकिस्तान से आगे जाना है। अरे जिस देश से हम पहले ही आगे हैं उस देश हम सोचना क्या है कि हमें उससे आगे जाना है। हम ये सोचते हैं हम चाइना से आगे जाना है, हम सोचते हैं कि हमें अमेरिका से आगे जाना है। कहाँ पाकिस्तान, न पिद्दी का शोरबा। ये चीज़ ये लेकर आ जाए, अपना मोटो लेकर आ जाएं कि हमने ताल्लुकात अच्छे करने हैं, तो फिर यहाँ पर बात अच्छी होगी कि प्रेम मुशर्रफ के दौर में ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हुए थे। उस वक्त इंडिया के जो टीम थी उन्होंने 2 से 3 दौरे भी किए थे पाकिस्तान के। सही बात है। ठीक है, उसके बाद कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए हमारे। उसके बाद जो अटैक हो गया था उनके वो ताजमहल पर, ताजमहल होटल जो सा उनका था, उस पर अटैक हुआ था, वो भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आ गया। लेकिन प्रेम मुशर्रफ 26/11 का भी अटैक हुआ था मुंबई के अंदर। और लेकिन प्रेम मुशर्रफ साहब ने कुछ उसको मतलब कि कवर किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और ताल्लुक नहीं है, परवेज मुशर्रफ कहाँ से आ गया यार। और मुंबई पर जो अटैक हुए थे उसमें 100% पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान ने माना था, हमने इतने सबूत दे दिए कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होकर वो बच नहीं सकता था। पाकिस्तान को मानना पड़ा कि जी हां, वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने जावेद अख्तर साहब के एक डायलॉग में अब बात करते हो इल्जाम लगाया, वो इल्जाम नहीं था, आप पर आरोप साबित हो चुके थे। अब बात करते हो इसकी, क्या बात करते हो यार, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए ना कि इल्जाम है। अगर जो चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं, इस टाइम रशिया से मंगवा रहे हैं, अगर वो हम ईरान से मंगवाते हैं, जैसे पेट्रोल है, तो वो हमें बहुत सस्ता मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलेगा। इवन कि अगर हमें वो 60 रुपीज़ में वहाँ से मिल रहा है या 70 रुपीज़ में मिल रहा है रशिया से फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से हमें 30 रुपीज़ में मिलेगा। सही बात है। मिनिमम। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। और एक चीज़ आसिफ अल जरदारी साहब ने एक अच्छी चीज़ कर रहे थे, बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं है। मैं किसी पार्टी के वो मतलब कि अगेंस्ट भी नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी के मैं हक में नहीं हूँ। जो चीज़ जो मतलब कि वो चीज़ ठीक कर रहा है जो बंदा, उसको हम ठीक कहेंगे। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी चल रही है, टाटा कंपनी, डाइवो कंपनी, किसकी है आपको पता? डेवो ज़ाहिर बात है टाटा की है। और जो सा वो है कि इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ों की भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो से हैं इंडस्ट्रीज़, वो बांग्लादेश में चली गई थी। और इवन कि हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो भी बांग्लादेश में चली गई थी, कुछ और कंट्रीज़ में चली गई थी। और हमें सबसे बड़ा मेन मसला यही है कि अगर इसकी तरह हम टाटा कंपनी की तरह हम कुछ और कंपनीज़ को भी ये कहें कि आप आएँ, हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तो तब होगा। अगर हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम अपने जो से बिजनेसमैन हैं हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हम बाहर के लोगों को फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें चाहिए कि हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और उसके बाद फिर हम जो है इनको इंगेज करें कि ये यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं अपनी। बिल्कुल सही हो गया। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि डे बाय डे डेवलपमेंट जाती जा रही है इंडिया की तरफ, हमारी तरफ उस तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारे खान साहब ने भी कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा, लेकिन 3.5 साल उन्होंने भी लगा दिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए किसी भी कंट्री के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी जो कि इंडिया प्रोवाइड कर रहा, हम नहीं कर पा रहे? इंडिया के पास तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी तो है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को एडवांटेज में तब्दील कर दिया। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और वो लोग उस पॉपुलेशन को का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जापान में कौन सा पॉपुलेशन ज़्यादा है सर, ये तो बताइए। जापान में कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन सी वहाँ मार्केट बड़ी है? कोरिया में कौन सी मार्केट बड़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो क्यों डेवलप हो चुके हैं? ताइवान क्यों डेवलप हो चुका है? वियतनाम से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। और अमेरिका की पॉपुलेशन आपसे बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 30-32 करोड़ है, आप 25 करोड़, 22 करोड़ भी मान लो, तो आपसे 8-9-10 करोड़ ही ज़्यादा है। आज वो दुनिया का सुपर पावर है।
पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता सर, पॉपुलेशन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि उनको हमें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं चीजें। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है, एफडीआई ज्यादा आ रही है। दिमाग घूम गया, सीएसएस के स्टूडेंट हो भाई। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो वहाँ पर यूज़ हो रही है ना, वो इस डिमांड पर लेकर आ रहे हैं वहाँ पर कि अगर आप इसकी जो सी हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पास तो तब हम इसको लेकर आएंगे, अदरवाइज़ हम इसको लेकर नहीं आएंगे। हम तब इसको यूज़ करेंगे तो वो कंपनीज, चाहे अमेरिकन कंपनीज है चाहे रशिया कंपनीज, जहाँ की मर्जी कंपनीज हैं, वो अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा मसला ये है कि हमारी अपनी जो सी पॉलिटिक्स है वो स्टेबल नहीं हो रही। सही हो गया, अगर हमारी पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं हो रही तो इकोनॉमी स्टेबल कैसे हो सकती है? सही हो गया ब्रो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त। वीडियो खत्म हो गया। आपने कहा कि जी सेल करने के लिए लगा रही है, तो ये बताइए कि आईफोन जो हमारे यहाँ बन रहे हैं ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के आईफोन हमने एक्सपोर्ट कर दिए यहाँ से बना के, वो क्या इंडिया में खप रहे हैं या दूसरे देशों में जा रहे हैं? एक्सपोर्ट का मतलब तो दूसरे देशों में जाना होता है ना। हमने रिकॉर्ड नंबर में कार्स और दूसरी गाड़ियां जो हैं एक्सपोर्ट की हैं, वो इंडिया में तो यूज नहीं किए ना, एक्सपोर्ट की हैं। हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ऐसी कई सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो दूसरे देशों में जा रही हैं। वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं ना, बुद्धि नहीं है। आपको दिखता है और इतना बड़ा मार्केट एक आदमी बनाएगा तो 130 करोड़ लोगों के पास चम्मच हो जाएगी। ब्रदर ऐसा नहीं है, पढ़िए थोड़ा और पढ़िए। इसलिए कहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, दूसरी बात आते हैं कि आपने कहा कि जी यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, एफडीआई क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान में। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपने कहा कि जी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। 75 ईयर्स में आपको ये बात समझ में नहीं आई? एक बड़ा मशहूर शेर है कि धूल आईने पर थी और वो ज़िंदगी भर चेहरा साफ करता रहा। पाकिस्तान के साथ यही दिक्कत है कि धूल उसके आईने पर जमी है, धूल वो आईने पर साफ नहीं कर रहा है, या धूल चेहरे पर थी वो आईना साफ करता रहा, कुछ ऐसा था। मैं उल्टा बोल गया, शायद शेरो शायरी में ज़्यादा मुझे वो नहीं लगता, शायद उल्टा बोल गया ये था। तो आपने अपना चेहरा साफ नहीं किया, आप आईने को साफ करते रहे। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है एफडीआई की कि आपके यहाँ सेफ्टी हो, आपके यहाँ सिक्योरिटी हो। अब ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पाया जाएगा तो इन्वेस्टर जो है वो तो बड़ा खुश होगा कि अरे यार ओसामा था, चलो चलो इन्वेस्ट करो भैया, इन्वेस्ट करो। हैं? आपके यहाँ इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, सब कहेंगे अरे इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं पाकिस्तान में, यार सबसे सेफ जगह है। वो करेगा ऐसे? आपकी कंट्री पर टेररिज्म का स्टैंप चस्पा हो चुका है और आपके यहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे। आपने माहौल दिया है, चोर लुटेरे डकैत बैठे हुए आपकी सरकारों में। इसका एग्जांपल देता हूं, आपने ऑटो इंडस्ट्री की बात की, सबसे बड़ा आपका ट्रैक्टर का ब्रांड था मिल्लत, बंद हो गया वो, कई उसके प्लांट्स बंद करने पड़े। क्यों बंद करने पड़े? क्यों नहीं दे दी? जो है उसको तो बचा लो। आपके यहां एक गाड़ी नहीं बनती, आपके यहां सारे असेंबल होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, और वो सारे प्लांट्स बंद कर करके बंद कर दिए उन्होंने। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। क्यों? क्योंकि सारी चीजें इंपोर्ट होती थी। आपने डॉलर पर बैन लगा दिया, इंपोर्ट नहीं हो रही। फैक्ट्री में जब काम ही नहीं होगा, सामान ही नहीं आएगा तो वो क्या असेंबल करेंगे? गया। कितनी सारी आपकी ऑटो कंपनीज बंद हो गई। क्यों बंद हुई? इसीलिए बंद हुई क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, आप खैर असेंबलिंग करते हो। लेकिन आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है, और जब तक समझ में आती है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि आपके हाथ से कंट्रोल बाहर जा चुका होता है, सब कुछ लुट चुका होता है। तो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि टाइम पर उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आती, और कोई चीज उन्हें कोई समझाए ना, वो समझने को तैयार नहीं होता। अच्छा तू मुझे समझाएगा, ओ और तू ऊपर से इंडियन है, तू इंडियन होकर मुझे समझाएगा? जा जा जा, भले इंडियन, उसके भले की बात कर रहा हो, लेकिन वही समझेंगे। अब आप देखिए कि इमरान खान ने जब ट्रेड बंद कर दी, कारोबार भारत से बंद कर दिया, कितना बड़ा नुकसान हुआ है वहां पर। आप 3 साल के भीतर देखिए वहां पे त्राहिमाम मच गया, सब्जियों के लिए मारामारी है, महंगाई 40% से ऊपर जा चुकी है पाकिस्तान में। अगर आप इंडिया से संबंध अच्छे रखते तो शायद ये महंगाई इतनी ज्यादा नहीं होती, आपकी आवाम को 2 वक्त के खाने की रोटी मिल रही होती और सब्जियां मिल रही होती। लेकिन नहीं जी, अकड़ में ओ अच्छा ओह नहीं लो, तो भोगिए। फिर भोग कौन रहा है, भुगत कौन रहा है? आप भुगत रहे हो, आपकी आवाम भुगत रही है। और अगर अभी भी आपके दिमाग के दरवाजे नहीं खोलोगे तो और हालत बदतर होने वाली है। तो चलिए जल्दी